हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना वही टॉपिक जो है जो हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर रहे थे, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का जो सारा पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया था। बस मीटर ब्रिज का लास्ट एक पॉइंट है, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था मीटर ब्रिज के अंदर। आई होप आपको मीटर ब्रिज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो मीटर ब्रिज है इसके रिलेटेड आप एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी नेट के ऊपर सर्च करके उनको देख सकते हैं। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंटल वीडियो मीटर ब्रिज के बेस पे देख लेंगे एक बार अच्छी तरह से, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये पूरा टॉपिक, और ये समझ में भी आ जाएगा कि ये जो apparatus है वो किस तरीके से वर्क करता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जॉकी क्या होती है, किस तरीके से कनेक्शंस लगे हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे वर्क कर रहा है, और ये जो एस रेजिस्टेंस है उसकी जगह पे क्या यूज होता है, दैट इज अ सिंपल वायर। एक मटेरियल की कोई भी एक वायर मटेरियल जो है, क्योंकि कोई भी हम वायर सपोज करें, अगर या कॉपर की वायर है, किसी भी टाइप की वायर है, कनेक्टिंग वायर, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। हमें सिर्फ एस पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमें रेजिस्टेंस की जगह पे कोई भी यहाँ पे क्या करना है, वायर लगा देना है। चाहे हम नाइक्रोम का वायर ही लगा दें, उसका छोटा सा एक पीस कट कर देंगे, उसकी मेजरमेंट ले लेंगे, मान लो 100 सेंटीमीटर की वायर है या 50 सेंटीमीटर की वायर है, उसे हमने पकड़ के इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। अब आपके मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल यही है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसके अंदर हमने एस निकालने का मेथड सीखा था कि एस का मतलब है आपकी अननोन रेजिस्टेंस, कि एस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको आर आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू है जो कि फिक्स होती है, और यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस है पी, और अगला रेजिस्टेंस है आपके पास क्यू, क्योंकि जॉकी जहां पे टच करती है वहां पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन हो जाती है 0। तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जहां पे 0 हो गया, इसका मतलब इतना हिस्सा आपके पास एक रेजिस्टेंस बन गया। उस रेजिस्टेंस में अगर ए से जे के हिस्से की लेंथ मुझे पता लग जाए, क्योंकि नीचे मीटर स्केल लगा हुआ है, इसकी लेंथ हम नोट कर लेंगे। तो हमने यही किया था कि अगर ए से जे हिस्से की लेंथ एल है और 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस आर है, तो एल सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, एल इंटू स्मॉल आर। यानी पी की वैल्यू आपको मिल गई थी एल इंटू स्मॉल आर, क्योंकि ये पी हिस्सा हमने सपोज किया फिक्स रेजिस्टेंस। उसके बाद जे से बी की जो लेंथ है, जे से बी की जो लेंथ है वो आपके पास क्या हो जाएगी, दैट इज 100 माइनस एल, और रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो इतने लेंथ का रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर। तो इसको हमने क्या बोल देना है, क्यू। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हमने लगाई, दैट इज पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, L इंटू आर अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर इज इक्वल टू आर अपॉन एस। आर की वैल्यू आपके पास है और एस फैक्टर क्या है, वो आपका अननोन है। तो यहाँ पे आर से आर कैंसिल किया, हमारा टारगेट है अननोन फैक्टर एस को फाइंड आउट करना। तो एस की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, दैट इज 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। तो ये फॉर्मूला हमने निकाला था मीटर ब्रिज के अंदर, यानी ये पढ़ा, दैट इज 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू कैपिटल आर। अब इसके बाद हमने ये देखना था कि एस को चेंज करने से बैलेंस पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा। अब ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1 मार्क्स का जाता है, कि जैसे मान लो मैंने आपको दिया इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, इफ द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस एक्स इज इंक्रीज्ड देन द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू विच साइड। ठीक है, कि बैलेंस पॉइंट ए की तरफ शिफ्ट होगा या बी की तरफ शिफ्ट होगा अगर हम एस की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड आउट करना है। अब एस का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, दैट इज 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू कैपिटल आर। हमने क्या करना है, इस एल को इस तरफ शिफ्ट किया, तो एस इंटू एल इज इक्वल टू 100 इंटू कैपिटल आर माइनस एल इंटू आर। तो ये एल इंटू आर को इधर लेके जाए, तो एस इंटू एल प्लस एल इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू 100 इंटू कैपिटल आर। यहाँ से एल कॉमन किया, एस प्लस आर इज इक्वल टू 100 इंटू आर। तो L की वैल्यू बन गई 100 इंटू कैपिटल आर अपॉन एस इंटू एस प्लस कैपिटल आर। अब देखो 100 फिक्स है वैल्यू, क्योंकि मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज में जो हम वायर हमें दी होती है, कईयों को लगता है वायर 1 मीटर ही क्यों ले रहे हैं, 100 सेंटीमीटर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेटा मीटर ब्रिज एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है ए से बी पॉइंट के बीच में जो वायर यूज की है, ठीक है, वायर अलॉय मटेरियल की वायर यूज की है, मैंगनीन वायर यूज किया है। उस मैंगनीन वायर की लेंथ ही जब आपको बना के ही 1 मीटर दे दी, तो उसको ज्यादा या कम कैसे कर सकते हैं। तो बनी बनाई लेंथ जो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप में वो 1 मीटर ही होती है। तो अब 1 मीटर का मतलब क्या है, 100 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू 100 सेंटीमीटर है ये फिक्स है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल कर सकते।
उसके बाद है कैपिटल आर रेजिस्टेंस। कैपिटल आर आपके हाथ में है चेंज करना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में जब आप रीडिंग्स 4 या 5 लेते हैं तो हम आर की वैल्यू को ही बार बार चेंज करते हैं कि आर की वैल्यू को चेंज करेंगे तो बैलेंस पॉइंट भी चेंज होगा, और बैलेंस पॉइंट के साथ कैलकुलेशंस करने के बाद यही कैलकुलेशंस हमने करनी है, क्योंकि कैपिटल आर हमारे हाथ में है। कैपिटल आर के साथ साथ एल भी चेंज होगा। जब इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो हमें एस की वैल्यूज मिलती जाएंगी। अब देखें, अब हमने ये पता करना है कि s को बड़ा रखना या s को छोटा रखना उससे क्या इफेक्ट होता है। अब देखो मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये जो s है बेसिकली हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली कोई ना कोई वायर डालते हैं, और अगर हम वायर यूज कर रहे हैं, यानी अगर हम वायर का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो किसी भी वायर के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही है रो एल बाई ए, जिसमें रो है रेजिस्टिविटी जो कि मटेरियल डिपेंडेंट है। मटेरियल मैंने फिक्स ले लिया, एल का मतलब है उस वायर मटेरियल की लेंथ, और ए का मतलब है उस वायर मटेरियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वायर कितनी मोटी है। अब देखो यहां से हमें क्लियरली पता कर चल रहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस की, हमें पता लग रहा है। अब रेजिस्टेंस अगर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, आगे हम देखते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब अगर हम लेंथ को बड़ा सपोज कर लें, है ना, अगर हम लेंथ बड़ा कर दें, लेंथ बड़ा करने का मतलब क्या है कि आपके पास रेजिस्टेंस, ये कैपिटल आर का मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस ही है, यानी ये कैपिटल आर सिंबल मैं इस एस के लिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस को मैं एस बोल रही हूँ, तो इसको भी मैं आर से रिप्लेस करके एस कर देती हूँ। इसलिए कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये आर की बात हो रही है, ये एस वायर के रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो कोई भी वायर का रेजिस्टेंस है, एस उसका सिर्फ नाम है ये क्या है एक्चुअली में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये वायर के रेजिस्टेंस की बात हो रही है जिसकी वैल्यू एस है, दैट इज रो एल बाई ए। तो ये जो रेजिस्टेंस एस है वो लेंथ डिपेंडेंट है। अगर मैं इस वायर को 50 सेंटीमीटर सपोज कर रही हूँ तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर मैं वायर की लेंथ को 100 सेंटीमीटर रख देती हूँ, यहाँ पे मैं 100 सेंटीमीटर की वायर लगा देती हूँ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज है। अब देखो s की वैल्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं, s की वैल्यू बढ़ा या घटा सकते हैं हम उसकी लेंथ के साथ। अगर हम s की वैल्यू को हाई रखें, अब देखें अगर हम s की वैल्यू को हाई कर देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखो बेटा s फैक्टर, ये l क्या है, दिस l इज योर बैलेंसिंग पॉइंट, l का मतलब बैलेंसिंग पॉइंट कह लो या बैलेंसिंग लेंथ कह लो, ये l आपका बैलेंसिंग लेंथ है। अगर हम s की वैल्यू को हाई कर दें तो हमें क्लियरली दिख रहा है डिनोमिनेटर फैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जब डिनोमिनेटर फैक्टर इंक्रीज होता है तो ये वाला वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, लो। यानी s को अगर हाई करना है तो इसका मतलब आपका जो बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज, डीईसी डॉट मतलब डिक्रीज, तो बैलेंसिंग लेंथ विल डिक्रीज। अब अगर बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीज करेगा इसका मतलब जॉकी को इधर मूव करना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर की नल डिफ्लेक्शन या जीरो डिफ्लेक्शन लेके आने के लिए। इसका मतलब आपका जो बैलेंस पॉइंट है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ए की तरफ, यानी बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टूवर्ड्स कैपिटल ए। इस केस में बैलेंस पॉइंट कैपिटल ए की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब हम s की वैल्यू को हाई कैसे कर सकते हैं, s की वैल्यू को हाई करने का सिंपल मतलब है लेंथ को बढ़ाना। इसका मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि एक वायर आपने 10 सेंटीमीटर की ली थी पहले, तो आपका बैलेंस पॉइंट मान लो यहाँ आया था, ठीक है। अब मैंने इसके साथ सीरीज में 10 सेंटीमीटर की वायर और जोड़ दी। जब मैं इसके साथ सीरीज में 10 सेंटीमीटर वायर और जोड़ दूंगी तो टोटल लेंथ मेरे पास क्या हो जाएगी, अब 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरा बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट करेगा, अभी मैंने समझाया कि बैलेंस पॉइंट यानी दिस बैलेंस पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड दिस साइड, तो ये बैलेंस पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा इस केस में। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब अगर हम दो वायर्स को सीरीज में जोड़ के लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका जो बैलेंस पॉइंट है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स ए, या फिर कह सकते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। उसी तरफ अगर हम s की वैल्यू को लो कर दें, s की वैल्यू को लो कैसे किया जा सकता है वो भी देखते हैं बाद में। अगर हम s की वैल्यू को लो कर दें, यानी आपके डिनोमिनेटर फैक्टर की वैल्यू आपने कम कर दी, s की वैल्यू अगर आप लो करोगे तो ऑब्वियसली l की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीज नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बैलेंसिंग लेंथ विल इंक्रीज एंड बैलेंस पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड, क्योंकि अगर बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करने का मतलब बैलेंसिंग लेंथ यानी l इंक्रीज करने का मतलब आपका बैलेंस पॉइंट अब इधर की तरफ शिफ्ट होगा, यानी बैलेंस पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड बी, या कह सकते हैं कि बैलेंस पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ जो है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो s की वैल्यू को लो कैसे कर सकते हैं,
एस की वैल्यू हाई करने का मतलब है दो सेम वायर्स, सेम लेंथ की दो वायर को सीरीज में कर दो। तो अगर एक सिंगल वायर लगाई थी तो बैलेंस पॉइंट आपका यहाँ था, जब हमने दो वायर सीरीज में की तो बैलेंस पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हुआ। अब इस केस के अंदर आपके पास क्या है कि जब आपने बैलेंसिंग लेंथ को कम करना है, या सॉरी जब आपने एस को लो करना है, तो आप क्या करो, दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज नहीं बल्कि किस में जोड़ दो, पैरेलल में। अगर मैं दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ूं तो आपको ये तो पता ही है कि अगर हम कोई भी दो सेम आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल में जोड़ दें तो ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। कैसे? मान लो अगर ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टर है, अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो 2 + 2 4 ओम होता, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होकर ऐड होती है। इसका मतलब अब आपका रेजिस्टेंस आरपी क्या होगा, 1/2 + 1/2 दैट बिकम्स 2/2, इट इज इक्वल टू 1, यानी आरपी की वैल्यू क्या होगी, 1 ओम। यही अगर सीरीज में होता तो वैल्यू होती 4 ओम, लेकिन पैरेलल में वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 ओम। इसका मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर है, 1 ओम के बराबर। यानी पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है और सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। यानी अब हमने अगर एस को लो करना है तो एस को लो करने का मतलब क्या है कि दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स जो है या दो आइडेंटिकल वायर्स जो है उनको पैरेलल में जोड़ दो, यानी पैरेलल। इस केस में आपने कौन सा कॉम्बिनेशन किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर हम पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को जोड़ेंगे तो एस की वैल्यू ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी, और एस लो होने का मतलब क्या है, बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज। बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अगर आपका बैलेंस पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, एक अकेले 2 ओम के रेजिस्टर के साथ आपका बैलेंस पॉइंट यहाँ पे था, तो अगर मैंने दो आइडेंटिकल 2 ओम के रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो आपका बैलेंस पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट होगा, यानी नया बैलेंस पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। जब आप जॉकी को टच करोगे तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या होनी है, 0 होनी है। तो ये आपके पास था कि एस की वैल्यू से बैलेंस पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स का, जो किसी भी तरह से मोल्ड होकर एग्जाम्स के अंदर आ सकता है। अब हम आगे चलते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये तो हमने पिछला टॉपिक ही जो है उसको डिस्कस किया था। आज जो हमने काम करना है दैट इज प्राइमरीली न्यूमेरिकल्स। देखेंगे कितने न्यूमेरिकल्स हमारे पास 30 to 35 मिनट्स की इस वीडियो में कवर हो सकते हैं, उतने न्यूमेरिकल्स हम कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही करवा देती हूँ। हेडिंग राइट डाउन कर लो, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सबसे पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, एक आपको डायग्राम में बना के दे रही हूँ, क्वेश्चन आप राइट डाउन करो। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ, फाइंड द इक्विवेलेंट resistance if capital A and B are at same potential। अगर कैपिटल A एंड कैपिटल B सेम पोटेंशियल पे हैं तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है गिवन सर्किट की। अब सर्किट है, ठीक है, सर्किट साथ साथ ड्रॉ करते जाना। किसी भी टाइप का सर्किट आपको गिवन हो सकता है, थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया ये। ठीक है, आपके पास ये पॉइंट दिया हुआ है A, ये पॉइंट लेट से सम X है। ठीक है, उसके बाद यहां से एक वायर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ और एक रेजिस्टेंस यहाँ। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे है दैट इज Y, और ये एक पॉइंट आपके पास। अच्छा, मैं एक बार ये A नहीं मार्क करके दे रही, ये A मार्क करके दे रही, कुछ समझाना है मैंने। क्वेश्चन में हो सकता है यहाँ पे A लिखा हो, लेकिन फिर भी हम एक टॉपिक जो है इसमें हमने डिस्कस करना है। अब सभी की रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कैपिटल आ रही है, दिस इज कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R एंड कैपिटल R। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। सबसे पहली बात तो बेटा, जब भी आपको किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर रेजिस्टेंसेस के बारे में समझना आ रहा हो कि सीरीज में कौन है, अब इसमें इस डायग्राम में हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन रेजिस्टर सीरीज में है और कौन रेजिस्टर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। पहली बात, जब भी किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको 5 रेजिस्टर दिए हो, इसका मतलब डेफिनेटली पॉसिबिलिटी होती है कि वो क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज अगर मैं आपको याद करवाऊं तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर आपके पास 5 रेजिस्टर्स होते थे इस तरीके से कनेक्टेड।
ये डायग्राम मुझे बनानी ही थी। दिस वाज योर व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस तब होता था जब आपके पास ये बीच वाले रेजिस्टर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता था, तब हम बोलते थे ब्रिज इज बैलेंस्ड। और ब्रिज बैलेंस की कंडीशन क्या थी कि इस रेजिस्टेंस को P कहते हैं, इसको Q, इसको R और इसको S। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जरूरी था कि P/Q किसके इक्वल हो, R/S के। अब इस डायग्राम को देखते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखो, सबसे पहली बात मैंने ए पॉइंट के बारे में आपको बताना था। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें बी दिया हुआ है। अब देखो ये ए पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट मतलब यहाँ पे ए पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल की वैल्यू है। इस पार्ट में देखें, इस वायर के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। देखो, अगर किसी हिस्से में रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं होगी तो इसका मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप भी नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज को खाने वाले या वोल्टेज का ड्रॉप करवाने वाले रेजिस्टर्स ही होते हैं। जैसे मान लो अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल मैं बोल रही हूँ लेट से 2 वोल्ट है, इस 2 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कुछ भी करंट इस रेजिस्टर में से गया, मान लो वो करंट क्या था, आई था, तो यहाँ पे इस रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो क्या होगा, V = I/R। तो अगर 2 वोल्ट में से कुछ ड्रॉप इसके क्रॉस हो गया, मान लो 1 वोल्ट का ड्रॉप हो गया इस रेजिस्टर के क्रॉस, तो बचा वोल्टेज कितना, 2 में से 1 वोल्ट। तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, 1 वोल्ट। और इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो उसी के बराबर होता है जो इस वायर के या इस रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज का क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है। इस तरीके से चलता है। दोबारा समझाती हूँ, अगर आपके पास ए पॉइंट के ऊपर कोई भी वोल्टेज दी है, मान लो 2 वोल्ट आपको वोल्टेज दे दी, मैंने आपको पोटेंशियल दे दिया कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो अब इस वायर में से करंट फ्लो करेगा। इस वायर में से मान लो करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई है, स्मॉल आई। अगर मैं स्मॉल आई को R से मल्टीप्लाई करूं तो वो वोल्टेज ही है। जो भी ये करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में से, मान लो वो करंट जो है वो 1 या मान लो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं चलो 0.5 एम्पियर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं वोल्टेज निकालूं इस रेजिस्टर के क्रॉस क्या ड्रॉप हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, करंट यानी 0.5 को इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगी। मान लो ये रेजिस्टेंस कितने का है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो अगर मैं 2 ओम से इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या बन गया, 1 ओम बना। इसका मतलब इस रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है वो 1 ओम का है। तो 2 वोल्ट में से ओम नहीं सॉरी वोल्ट, 2 वोल्ट में से 1 वोल्ट अगर ये रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया तो बचा रेजिस्टेंस कितना, 1 वोल्ट। वही बचा हुआ रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे पहुंचेगा। अगर मैं इन दोनों पॉइंट के वोल्टेजेस को माइनस करूं तो इन दोनों पॉइंट के वोल्टेजेस को माइनस करके हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और इन्हीं दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही हमें बताता है। यानी अब सिंपल सी बात है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नहीं समझ में आया तो कोई इतनी नीड भी नहीं है इसकी, एक बार थोड़ा सा जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं पता लग रहा कोई बात नहीं। अब देखो, अगर मैं अब ऐसे बात करूं तो ए पॉइंट और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो सेम ही होगा। वो इसलिए क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टर ही नहीं लगा। अगर कोई रेजिस्टर ही नहीं लगा तो आई करंट इधर से चला और आई करंट यहाँ पे पहुंच गया। बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है जो वोल्टेज को खाएगा या वोल्टेज को कंज्यूम करेगा, यानी कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होने वाला। जब किसी वायर में कोई पोटेंशियल का ड्रॉप ही नहीं हो रहा है ना, जैसे हम बोलते थे ना कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है क्योंकि इस वायर में से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर ए है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम ए ही होगा। अब ये जरूरी था इसलिए क्योंकि अब आपने फिगर आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखो ए पॉइंट और ये बी पॉइंट अगर मैं यहाँ बनाऊं, दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट, मान लो दिस इज द सी पॉइंट एंड दिस इज द डी पॉइंट, ठीक है। ए और बी पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये वाला ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज आर। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आर लिख दिया। अब उसके बाद रेजिस्टेंस लिख रही हूँ मैं आर, ये सिंबल्स अब मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, ये सिंबल्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है दैट इज आर, ए और बी के बीच में। ए और बी के एक तरफ 2 रेजिस्टेंसेज, आप डायग्राम देखो, ए और बी के एक तरफ 2 रेजिस्टेंसेज, यही 2 रेजिस्टेंसेज हैं जो यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट x है, अगर मैं x पॉइंट भी बनाऊं और ये वाला पॉइंट आपका y है तो x पॉइंट भी बनाऊं तो यहाँ पे x आएगा और y अभी मैंने आपको समझाना है, ठीक है। इस पॉइंट को अब हम दोबारा लिख देते हैं, दैट इज c, दिस पॉइंट इज c, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट c है, इन दोनों के बीच में 2 रेजिस्टेंसेज लगे हैं, ये 2 रेजिस्टेंसेज आ गए, दोनों की वैल्यू क्या है, कैपिटल R, तो यहाँ पे भी लिख देंगे कैपिटल R और यहाँ पे भी हम लिख देंगे कैपिटल R, ठीक है। उसके बाद A और B के दूसरी तरफ, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही है तो इसको मैं रब करके
सिंपली इन दोनों को इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकती हूँ, क्योंकि जो ये मैंने वायर लगाई थी और यहाँ पे ये वायर लगाई थी, डॉटेड कर रही हूँ। पहला जो ऑपरेटस था, पहले ऑपरेटस में ये था, इस तरीके से था पहला ऑपरेटस, और ये पॉइंट भी ए है। तो जब दोनों सेम है तो इन दोनों को उठा के जोड़ दो। जब इनको जोड़ोगे तो ये रेजिस्टेंस ऐसे आ जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी है, आर है। ठीक है, तो हमने पुराना सर्किट रब करके इसको इस तरीके से सपोज कर लिया, क्योंकि ए पॉइंट, दोनों ही ए पॉइंट थे, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होने के कारण ऐसा हुआ। तो ए और बी के एक तरफ दो रेजिस्टेंसेस और दूसरी तरफ फिर से दो रेजिस्टेंसेस। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस कौन से हैं? एक ये आर यानी यहाँ पे, और एक ये आर यानी कि यहाँ पे। और ये जो पॉइंट आपका वाई था वो पॉइंट आपके पास यहाँ से आ रहा है वाई, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है, कैपिटल डी। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर आपको दिया था, दिस फिगर वाज गिवन टू यू, इस फिगर को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब हम आगे लिखेंगे कि ब्रिज इज बैलेंस्ड, कि ये जो ब्रिज है वो बैलेंस तब होगा अगर P अपॉन क्यू किसके बराबर होगा, R अपॉन S के। अब देखो P ये है, P क्यू R एंड S। डायग्राम दिमाग में रखना, ये नहीं कि ये P है और ये क्यू है, गलत नहीं करना। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। तो अगर P Q R S डिवाइड करें तो P R और R है, Q भी R है, तो R अपॉन R इज इक्वल टू R अपॉन R। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब आपका ब्रिज बैलेंस्ड है। तो अगर ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो बीच वाली वायर है इसके अंदर से जो करंट फ्लो करता था जिसको IG मानते थे हम, वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यानी इस क्वेश्चन में अगर बीच वाली वायर के अंदर कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा तो ये रेजिस्टेंस कैपिटल R बीच वाला, ये ऐसे बिहेव करेगा कि ये है ही नहीं। अगर ये है ही नहीं तो इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर हमने क्या करना है, इस वायर को अब रब कर देना है, क्योंकि ये बैलेंस है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब होता है बीच वाली वायर जो ए और बी को कनेक्ट करती हुई वायर थी, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल R लगी हुई थी, वो वायर है ही नहीं, इस तरीके से बिहेव करेगी, तो उसको खत्म कर दिया। अब इस सर्किट को ध्यान से देखो, अब ये सर्किट आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इस सर्किट में अगर टोटल करंट I आया, उसका कुछ हिस्सा I1 ऊपर चला गया, नीचे गया I2, और I1 ए पॉइंट पे पहुंचा तो यहां से भी क्या करेगा, I1 फ्लो, और I2 बी पॉइंट पे पहुंचा और यहां से भी क्या करेगा, I2 फ्लो, और इस पॉइंट पे I1 I2 मर्ज हो जाएंगे और टोटल करंट I ही बाहर आ जाएगा। अब देखें इस डायग्राम के अंदर जिन दो रेजिस्टर के अंदर सेम करंट फ्लो करता है वो दोनों सीरीज में होते हैं, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों में सेम करंट I1 ही फ्लो कर रहा है। इसका मतलब दीज टू आर इन सीरीज एंड दीज टू अगेन आर इन सीरीज। इसका मतलब अगर हम इनका सीरीज सॉल्व करें, आप मैथमेटिकली ही लिख सकते हैं, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रही हूँ बस, ठीक है। अगर हम इनका सीरीज सॉल्व कर दें, सीरीज सॉल्व करें तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीज R प्लस R। सीरीज सॉल्व करने पे आपके पास ऊपर क्या आ गया, दैट इज 2 इंटू कैपिटल R। ठीक है, ये पॉइंट आपका X है, दिस इज योर पॉइंट Y, ये पॉइंट C है और ये वाला पॉइंट D। अगेन R और R को फिर से सीरीज में सॉल्व करो तो R प्लस R अगेन क्या बन जाएगा, 2R। अब ये इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बना दिया है, दिस 2R एंड दिस 2R। नाउ क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल के अंदर है। तो अगर पैरेलल में है तो आपने तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू कैपिटल R प्लस 1 अपॉन 2 इंटू कैपिटल R। ऐसे हम लेंगे 2 इंटू कैपिटल R, ऊपर आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R। इसका मतलब है R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई, कैपिटल R। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है वो आपके पास कितना है, दैट इज कैपिटल R। तो जब भी आपको 5 रेजिस्टर किसी भी सर्किट में मिल जाए तो आपने कोशिश यही करनी है कि किसी तरीके से वो व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा। अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है तो फिर हमें किरचॉफ लूप लॉ लगा के ही उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली सीरीज पैरेलल ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में नहीं सॉल्व कर सकते। क्योंकि अगर आपको याद हो 10th क्लास के अंदर जितने भी आप न्यूमेरिकल्स करते थे फिजिक्स के अंदर, उसमें सिंपल सर्किट्स होते थे। सिंपल सर्किट्स मतलब इजीली आप उनको सीरीज में या पैरेलल में आप पता कर सकते थे कि कौन से रेजिस्टेंसेस सीरीज में, कौन से रेजिस्टेंसेस पैरेलल में। लेकिन ऐसी डायग्राम जिसमें बीच में भी मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया, आपको क्लियर ही नहीं हो रहा कि किसको सीरीज में ले रहे हैं किसको पैरेलल में, तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो वो प्रॉब्लम किरचॉफ लॉ से सॉल्व होने वाली है या फिर वो प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगी, व्हीटस्टोन ब्रिज से। अगर 5 रेजिस्टर का क्वेश्चन है और उसको आप इस डायग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दो तो ठीक है। अब हम अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं।
अगला न्यूमेरिकल भी हमने रेजिस्टेंसेस पे ही करना है। तो इस न्यूमेरिकल को मैं समझा देती हूँ, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको डिक्टेट कर रही हूँ, तो आप उसको लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, अ लेटर कैपिटल ए कंसिस्ट ऑफ द यूनिफॉर्म वायर, कि आपके पास एक लेटर कैपिटल ए है, अ लेटर कैपिटल ए इट कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर, ठीक है। दिस लेटर कैपिटल ए इज इन सच अ वे दैट कि resistance of 1 centimeter is given to be 1 ohm. Question है, a letter capital A consists of a uniform wire having the resistance 1 centimeter, ठीक है, having the resistance 1 ohm per centimeter. The sides of the letter capital A are each of 20 centimeter, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड both are of 20 centimeter, तो ये दोनों ही आपको 20 centimeter के दे रखे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। एंड द मिडल पीस या क्रॉस पीस इट इज कनेक्टेड इन द मिडल, क्रॉस पीस मतलब क्योंकि लेटर ए तो ऐसे पूरा होता है, एंड द क्रॉस पीस इज ऑफ, ये जो क्रॉस पीस की लेंथ आपको दी हुई है दिस इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर विच इज कनेक्टेड इन द मिडल ऑफ द टू साइड्स। क्वेश्चन है, a uniform letter a letter capital A consists of a uniform wire having the resistance of 1 ohm per centimeter. The sides of the letter are 20 centimeter long each side and the cross piece in the middle is 10 centimeter long, ठीक है। and the apex angle, एक चीज और बोली हुई है, and the apex angle मतलब ये angle, this angle is given to be 60 degree, apex angle is 60 degree. Find the resistance between the two legs. Question है, find the resistance between the two legs. Two legs मतलब ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास, जिसमें इस पॉइंट को x मान लो, इस पॉइंट को y मान लो। हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन दीज टू x एंड y पॉइंट्स। क्वेश्चन हमारा ये है। अब लेटर कैपिटल ए में देखें, अब देखो अगर ये मिडल में कनेक्टेड है, क्रॉस पीस इज कनेक्टेड इन द मिडल हैविंग वैल्यू 10 सेंटीमीटर, अगर टोटल 20 सेंटीमीटर था, इसके अगर मिडल में मैंने कनेक्ट किया तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो 10 सेंटीमीटर का रह गया और नीचे वाला हिस्सा भी कितने का रह गया, 10 सेंटीमीटर का। अगेन 20 के पार्ट करें तो ये वाला हिस्सा 10 सेंटीमीटर और नीचे वाला अगेन हिस्सा आपका क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर का। अब देखो आपको रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर की 1 ओम दी है और अपेक्स एंगल की वैल्यू 60 डिग्री दी है। खैर इस चीज का कोई यूज नहीं है, ऐसे दिया हुआ है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। 60 डिग्री का कोई यूज नहीं आने वाला क्वेश्चन के अंदर। अब देखो अगर रेजिस्टेंस ये 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 1 ओम है तो मुझे तो 10 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगी, 10 ओम की। इसका मतलब ये जो 10 सेंटीमीटर हिस्सा है ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 10 ओम। इसी तरीके से ये 10 सेंटीमीटर हिस्सा है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 10 ओम। ये 10 सेंटीमीटर हिस्सा, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, वैल्यू कितनी होगी, 10 ओम। ये 10 सेंटीमीटर हिस्से में भी आपके पास रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या कन्वर्ट हो गई, 10 ओम, और यहाँ पे भी आपके पास रेजिस्टेंस आ गई हैविंग द वैल्यू 10 ओम। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब हमारा काम यही है कि हमने x और y पॉइंट के बीच की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो क्लियर दिख रहा है, ठीक है, क्लियरली करंट यहाँ जाएगा, यहाँ से करंट कुछ हिस्सा, मान लो करंट यहाँ पे मैंने भेजा क्योंकि ऑब्वियसली बैटरी से कनेक्टेड ही है तभी सीरीज पैरेलल पता लगेगा, नहीं भी है तो कोई भी करंट अगर I यहाँ पे फ्लो करता है उसका कुछ हिस्सा I1 यहाँ चला गया, बचा हुआ हिस्सा यानी कि I2 ऊपर चला गया, इस वायर में I1 गया है, बचा हुआ हिस्सा I2 ऊपर गया, ये I2 जाएगा इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे I2 ने टर्न हो जाना है और अगले 10 ओम में से भी पास कर जाना है, तो यहाँ पे यानी ये वाला जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस, दोनों में से सेम करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो क्लियरली ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें लगे हुए हैं, सीरीज के अंदर। तो 10 + 10 इनका सीरीज सबसे पहले सॉल्व कर ले, पहला टारगेट तो ये है, इन दोनों का सीरीज सॉल्व कर दो। तो यानी डायग्राम को मैं फिर से बना रही हूँ, इक्विवेलेंट डायग्राम को, तो आपके पास डायग्राम इसमें कन्वर्ट हो जाएगी कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, दिस इज योर पॉइंट x, ठीक है, 10 ओम का, बीच में मिडल पीस लगा हुआ है 10 ओम का, यहाँ पे भी आपके पास 10 ओम है, दिस इज योर पॉइंट y। अब ये 10 और 10 को मैंने सीरीज में सॉल्व किया तो किस में कन्वर्ट हो गए, 20 में, तो यानी यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दो, अब उसकी वैल्यू क्या है, 20 ओम। अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये दोनों किस में चल रहे हैं, दीज टू बोथ आर इन पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल के अंदर हैं तो इसका मतलब 1/20 + 1/10 इज इक्वल टू 1/RP,
क्योंकि पैरेलल के अंदर तो आप रेसिप्रोकल करके ऐड करते हो। अगर इसका एलसीएम ले 20 तो ये बनेगा 1 + 2 यानी कि 3/20। तो इट इम्प्लाइज आरपी की वैल्यू क्या बन गई 20/3 ओम। आरपी की वैल्यू 20/3 ओम आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन इतना पार्ट सॉल्व हो गया, इसको आराम से नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे 20 और 10 इनका हमने पैरेलल सॉल्व कर लिया और पैरेलल बन गया 20/3। अब आगे देखिए इसका इक्विवेलेंट डायग्राम फिर से बनाएं। अब दिस इज द पॉइंट x, यहाँ पे आपके पास है 10 ओम, यहाँ पे क्या आ गया 20/3 ओम और यहाँ पे अगेन आ गया 10 ओम। अब देखो, अब इस डायग्राम के अंदर अगर आप करंट को फ्लो भी करवाओगे, आई करंट, मान लो एक्स पॉइंट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, वाई पॉइंट जो है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। ये फिक्टिशियस बैटरी है, मतलब मैंने इमेजिन किया है सर्किट में आपको समझाने के लिए। तो अगर आई करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो इस पॉइंट पे एक ही पाथ मिला, अगेन आई करंट चल पड़ा, यहाँ पे आई फ्लो करके गया, यहाँ से भी आई। इसका मतलब तीनों रेजिस्टेंसेस के अंदर एक ही करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कैपिटल आई। जब सेम करंट फ्लो करेगा इसका मतलब ये सारे के सारे किसमें होंगे, सीरीज के अंदर। तो देयरफॉर RS is equal to 10 + 20/3 + 10। तो 3 आपका LCM आ गया, तो इट बिकम्स 30 + 20 + 30। ठीक है, तो RS की वैल्यू आपके पास क्या बन गई 30 + 30 60, 70 80 यानी 80/3 ओम। सो दिस इज योर आंसर RS का, दैट इज 80/3। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा सा बस कंफ्यूज इन्होंने अपेक्स एंगल देके ही कंफ्यूज किया हुआ है, रेस्ट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको हो सकता है ये प्रॉब्लम जो है वो दिया हो लेकिन किसी और तरीके से, यानी किसी और वैल्यूज के साथ दिया हो सकता है आपको बस न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज जो है 10 सेंटीमीटर की जगह जो 1 ओम या 1 सेंटीमीटर का 1 ओम हमने लिया है वो 1 सेंटीमीटर का लेट से 2 ओम दे दें आपको प्रॉब्लम में। तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम इसी टाइप में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हर एक बुक में वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है लेकिन ये प्रॉब्लम सभी बुक्स के अंदर दी हुई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और सर्कल की टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू 24 ओम भी आपको गिवन है। अब क्वेश्चन है अ रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम इज बेंट। छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख रही हूं, अ रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, 24 ओम के रेजिस्टेंस को बेंड किया है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, आगे आपने देखना है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस between points capital A and B. What is the effective resistance between the point capital A and B? सर्कल की फॉर्म में रेजिस्टेंस को बेंड किया है, दिस इज योर पॉइंट A, दिस इज योर पॉइंट B। ठीक है, अब यहाँ पे ये, क्योंकि A और B पॉइंट के बीच में निकालनी है ये। अब ये देखो, एक आर्क नीचे है हिस्सा ए बी के और एक ये हिस्सा जो है सर्कल का वो ऊपर चल रहा है। टोटल रेजिस्टेंस आपको दी हुई है, इस पूरे सर्कुलर वायर की टोटल रेजिस्टेंस 24 ओम है, यानी गिवन क्या है टोटल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 24 ओम। अब देखो, ठीक है, अब ये चीज भी आपको डायग्राम में गिवन है, दिस इज योर सेंट्रल पॉइंट ओ और ए और बी पॉइंट के बीच में जो एंगल दिया हुआ है दैट इज बेसिकली 60 डिग्री। अब सबसे पहले हमें पता है रेजिस्टेंस लेंथ डिपेंडेंट होती है, तो मुझे इस आर्क की सबसे पहले तो लेंथ पता करनी पड़ेगी, या इस आर्क के अंदर बेसिकली ए बी के अंदर कितना रेजिस्टेंस आ रहा है उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने निकालना है, इस पॉइंट को आप पी सपोज कर लो, इस पॉइंट को आप क्यू सपोज कर लो ताकि लिखने में इजी हो जाए। तो रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए पी बी। ठीक है, इस ए पी बी पार्ट का रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे, एंगल कितना चल रहा है इसमें 60 डिग्री,
और कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। यानी सर्कल में 60/360 करूं तो ये जो APB वाला हिस्सा है वो सर्कल का 1/6 पार्ट है। 1/6 पार्ट मतलब 60/360 को कट करें तो आंसर 1/6 आने वाला है। यानी ये हिस्सा APB 1/6 हिस्सा है इस टोटल सर्कल का। तो अगर 1/6 हिस्सा इसमें APB में लेंथ का आ रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस जो 24 ओम है उसका भी 1/6 हिस्सा ही इसमें आएगा। यानी अगर मुझे रेजिस्टेंस पता करनी है तो पहले मैंने पार्ट निकाला कि सर्कल का 1/6 पार्ट जो है वो APB है। आप APB में 60/360 किया, मल्टीप्लाइड बाय मैंने क्या कर देना है इसको टोटल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 60/360 मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस है 24। इन दोनों कट करें 6 आ गया और 6 को 24 से कट करें तो 4 आ गया। इसका मतलब 4 ओम हो गया। अब इसका मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा APB है बेसिकली ये APB एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू कितनी होगी 4 ओम। अब अगर नीचे 4 ओम है 20 में से 4 ओम 24 में से 4 ओम तो यहाँ चला गया तो बचा हुआ पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट जो दूसरा पार्ट है दैट इज AQB ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस 24 में से 4 ओम को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो बचा कितना 20 ओम। इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो AQB है दैट इज ऑल्सो अ रेजिस्टर जिसकी वैल्यू अब कितनी हो चुकी है 20 ओम। अब क्लियरली दिख रहा है कि ये 4 ओम और ये 20 ओम आपस में किसमें कनेक्टेड है पैरेलल में, क्योंकि पॉइंट A और B में एक रेजिस्टेंस ऊपर चल रही है 20 और एक रेजिस्टेंस नीचे चल रही है 4 ओम। अगर इसी सर्किट को सिंपल करके बनाऊं तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम होगा दिस इज योर पॉइंट A, एक रेजिस्टेंस है ऊपर 20 ओम का, एक रेजिस्टेंस है नीचे 4 ओम का, दिस इज द पॉइंट B। ठीक है, तो अब क्लियर हो जाएगा दोनों पैरेलल के अंदर है तो 1/R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें तो 1/20 प्लस 1/4 एलसीएम आ गया 20 1 प्लस 5 यानी 6/20। तो देयरफॉर ठीक है R इक्विवेलेंट का आंसर क्या आ जाएगा 20/6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास निकल आई दैट इज 20/6 ओम। तो आज हमने सिर्फ रेजिस्टेंसेस के न्यूमेरिकल और एक न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस के बेस पे व्हीटस्टोन ब्रिज का किया है। तो अगली वीडियो में हम किरचॉफ लॉ के कुछ न्यूमेरिकल कैपेसिटर के बेस पे न्यूमेरिकल में करवाऊंगी और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज पोटेंशियोमीटर स्टार्ट कर देंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या कोई भी टिप देना है या किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर उसको राइट करें। थैंक यू सो मच।